कहना यह है कि एक किस्म से ये स्पेशल एस्केलेशन बनती है। अभी तक ये झड़पें लद्दाख में हो रही थी, अब ये शुरू हो गई हैं अरुणाचल प्रदेश में, और इसके बाद कोई गारंटी नहीं कि बाकी बॉर्डर पे भी ये ऐसा ना होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको रोकना चाहते हैं सिलसिले को, एक है कि हम मैचिंग लेवल पे हमने रिस्पांस दे दिया, हमारे 6 की हड्डी टूटी तो उनके कोई 30 की हड्डियां टूटी। ठीक है, और अगर हमको ये लगता है कि ये काफी है, पर्याप्त है, तो पर्याप्त तो है, क्योंकि उनको वापस पड़ी है, उनके दांत तोड़े गए हैं। लेकिन बात यह है कि इससे वो रुकने वाले नहीं, वो करते रहेंगे, छेड़खानी 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 करते रहेंगे। अब आपको फैसला करना है कि क्या हम एस्केलेट करना चाहते हैं ताकि वी डिटर, ताकि हम इसको बंद करें ये तमाशा। नहीं तो ये जब भी चीन में अंदरूनी गदर होता है, वहां कोविड के लेके बहुत वहां पे रंजिश चल रही है लोगों में, इकोनॉमी उनकी फेल हो रही है, ताइवान पे उनकी बड़ी किरकिरी हुई, तो इसलिए वो सोच रहे हैं कि वो डाइवर्ट करें। दिसंबर के महीने में उन्होंने ये करके सोचा था कि हमारी फौज अचंबा हो जाएगा, सरप्राइज हो जाएगी। कोई सरप्राइज नहीं हुई, वो फुल अलर्ट है, उन्होंने वापस दिया है, जैसे को तैसा जवाब दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अरुणाचल वाले इशू को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि मोदी सरकार को अप्रैल 2020 से एलएसी के पास सभी बिंदुओं पर चीनी अतिक्रमण और निर्माण के बारे में ईमानदार होना चाहिए और इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए। नहीं तो बात हो तो रही है, अब पार्लियामेंट में क्या होगा, बातचीत ही होगी। सो आई थिंक, मैं समझता हूं कि जो ऐसे राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे हैं वो बाईपार्टिजन होने चाहिए, उन पर बाईपार्टिजन कंसेंसस होना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी को लेके हम वी कांट टॉक एट 6 and 7, तू मैं नहीं हो सकती नेशनल सिक्योरिटी को लेकर। एक आखिरी सवाल है, ओवैसी साहब भी कह रहे हैं कि संसद में इस बात को रखेंगे, चूंकि सरकार जो है वो लगातार खामोश है, चुप रहती है, कॉन्फिडेंस में जनता को नहीं लेती, तो अब वो इस मुद्दे को संसद में भी उठाएंगे। मेरे ख्याल उनके पहले तो शायद राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री वक्तव्य देंगे, बयान देंगे, वो एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ही इज फुल वेलकम टू रेज दिस इशू इन पार्लियामेंट। जरूर करें, अच्छी बात होगी। मामला बहुत पुराना है, 100 साल से ज़्यादा पुराना है। 1914 में शिमला एग्रीमेंट हुआ था तिब्बत और इंडिया के बीच में, जिसके बाद ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो मैकमोहन लाइन बोलते हैं वो ड्रॉ हुआ था। उन दिनों के मैप में ये एक मोटा पेन में इंक में किया था, जो कि ग्राउंड पे 6 से 8 किलोमीटर है। तो ग्राउंड पे ये तय नहीं हुआ है कि कौन सा जगह किस तरफ है, ये कभी फाइनली डिमार्केट नहीं हुआ है। सो ये वो मामला है और इसके ऊपर हमेशा कोई ना कोई एक्शन होता रहा है। 1986-87 में जब जनरल सुंदर जी थे आर्मी चीफ, वो एयरलिफ्ट किया था एक डिवीज़न, तब जाके बंद हुआ था, वही तवांग सेक्टर में। तो काफ़ी पुराना चीज़ है। पिछले साल अक्टूबर में इंडियन आर्मी ने कुछ चाइनीज़ सोल्जर्स को कैप्चर किया था वहाँ पर यांगसे रिवर, क्योंकि जो बटालियन उधर डिप्लॉयड है वो सोचते हैं कि ये हमारा, उनको दिखाया जाता है कि ये हमारा बॉर्डर है, वो उसी के मुताबिक उसको डिफेंड करते हैं। देयर इज़ नो शॉर्टेज, मतलब हमारा कोई डिफेंस में कोई कमी नहीं है, लेकिन जो डेफिनेशन दिया गया है कि ये हमारा बॉर्डर है, ये चोटी से वो चोटी, वो उसके ऊपर डिफरेंसेस है। सर, आपको लगता है कि इस बार भारतीय सेना कहीं ज़्यादा सतर्क थी, क्योंकि गलवान में जब उन्होंने देखा था उसके बाद से इस मामले को भारतीय सेना एकदम बहुत तेजी से उसको हैंडल किया है? हाँ, क्योंकि दोनों तरफ से हुआ है, क्योंकि जो लीडर्स का मीटिंग हुआ, जो कमांडर्स का मीटिंग हुआ है, दोनों तरफ से हुआ है और दोनों तरफ से फौज जो है पीछे हटी है और स्थिति सामान्य हुई है। गलवान में मामला दूसरा था और उस टाइम का माहौल, जो जियोपॉलिटिक्स जो था वो भी अलग था। अभी क्योंकि भारत जो है एक तरफ से, आप समझ लीजिए कि ये इंसिडेंट से भारत को कुछ संदेश भेजना चाहता है चाइना, कि कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर उसको सतर्क रहना है। संदेश ये देना चाहता है कि हमें ऐसे कोई काम नहीं, ऐसे कोई ग्रुपिंग में नहीं जाना चाहिए। अब देखिए यूक्रेन वार क्यों हुआ है, रशिया ने ये बोला था कि यूक्रेन जो है नेटो का मेंबर नहीं बनना चाहिए, जो कि एंटी रशियन है। अभी
क्वाड जो है कि जो ग्रुपिंग है वो एक्टिव हुआ है। क्वाड जो है एंटी चाइना ग्रुपिंग है, तो चाइना संदेश कैसे देगा, ये एक तरीका है। जापान के साथ भी हो रहा है, जापान के साथ भी चाइना का वो मैरीटाइम डिस्प्यूट्स उभर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रेड डिस्प्यूट्स है, मेजर ट्रेड डिस्प्यूट्स उभर रहा है। तवान तो आपको अपना जो गलवान के बाद लास्ट ईयर का जो अक्टूबर में यहाँ पे यांगसे रिवर में हुआ, वो भी एक तरह का है कि डिफेंस सतर्क है, हमारा आर्मी सतर्क है, लेकिन ये इंसिडेंट्स होते रहेंगे क्योंकि स्टैंडिंग ये पहले बार मतलब पिछले 2 साल से दोनों के आर्मी के स्ट्रेंथ में डिप्लॉयड है फॉरवर्ड पोजीशन, और जबकि बॉर्डर डिफाइंड नहीं है ज़मीन पे, तो ऐसे हादसा होते रहेंगे। सर, चूंकि ये देखने में आया है कि चाइना कई बार नहीं है, क्योंकि इस बार भारत जो है कई इंटरनेशनल जो एसोसिएशन है वो करने वाला है, G20 यहाँ पर होने वाला है, SCO की मीटिंग यहाँ पर होने वाली है। क्या इंटरनेशनली वो एक संदेश देना चाहता है भारत को? हाल ही में भारत ने इंडिया US के साथ एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी की है उत्तराखंड में। ये जो जॉइंट मिलिट्री वो है, ये जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अगर हम करते हैं स्पेशली US के साथ, हमें इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। US जो है नेपाल में भी जाके नेपाल गवर्नमेंट के साथ मिलके कुछ वो बोलते हैं कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज है, जो भी है, लेकिन वो चाइना के अगेंस्ट है। एक्चुअली मैसेजिंग जो है चाइना के अगेंस्ट में, वो नेपाल को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्वाड मेरे समझ में ये है कि क्वाड भी एक ऐसे बनाया गया जिससे कि इंडिया को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपने देखा कि हाल ही में पिछले 9-10 महीने में जो यूक्रेन का हाल है, यूक्रेन को इस्तेमाल किया गया चाइना को या रसिया को कंट्रोल करने के लिए, नीचे करने के लिए। हमें उस ट्रैप में नहीं जाना चाहिए, और बॉर्डर पे सतर्क हैं ट्रूप्स, और ये इसका रिजोल्यूशन ज़रूरी है। जितना जल्दी इसके ऊपर बातचीत करके, इसका मसला सिर्फ बातचीत से ही हो सकता है। 43,000 स्क्वायर किलोमीटर्स टेरिटरी का मसला जो है वो किसी लड़ाई से नहीं होगा, कभी नहीं होगा, बातचीत से ही होगा। देखिए, जो भी बातचीत डिफेंस मिनिस्टर ने बताई सदन में, मैं पूरी तरीके से सहमत हूं, क्योंकि चीन अक्सर ये कोशिश करता रहता है। ये पहला स्टैंड ऑफ नहीं है और फेस ऑफ नहीं है, और ये आखिरी फेस ऑफ भी नहीं है। चीन की कोशिश रहती है कि जो उनकी परसेप्शन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, उसमें वो पेट्रोलिंग करें, और हमारी कोशिश रहती है कि हमारी जो परसेप्शन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, हम उसमें पेट्रोलिंग करें। और कई जगह पर ये परसेप्शन जो है आपस में एक दूसरे से मिलती हैं, तो उसमें ओवरलैप हो जाता है, और उस ओवरलैप में दोनों ही पेट्रोलिंग करने की कोशिश करते हैं, और दोनों ही उसमें अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करते हैं। इस केस में उन्होंने हमारे पोस्ट के नज़दीक आने की कोशिश करी, और अभी तक बॉर्डर पीस और ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट्स हैं, उसके मुताबिक उनको जो रोकने का तरीका है वो ये है कि उनको फिजिकली रोका जाए। तो हमारे जवानों ने बहुत ही बहादुरी से उनको फिजिकली रोका, और उसी रोकने में हाथापाई भी हुई और कुछ चोटें भी आई हैं दोनों तरफ, उनकी तरफ काफ़ी चोटें आई हैं। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए तरीका यही है, संयम भी बरता, उनको रोका भी, और उन्हें बाध्य किया कि वो वापस जाएं और जाके अपनी पोस्ट पे वापस चले जाएं। और अब अगर इसको मोटे तौर पे देखें, सामरिक तौर पर इस पूरी वाक़यात को देखें, तो ये सर्दियों के टाइम में पेट्रोल क्रैशेस नॉर्मली कम होते हैं, लेकिन अब इस बार ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। कारण क्या है कि मेरे हिसाब से चीन की अंदरूनी हालत इतनी खास नहीं है। वहाँ पर अभी ज़ीरो कोविड में लोग नाराज़ हैं, और इकोनॉमिक हालत भी उनकी इतनी खास अच्छी नहीं चल रही है। तो शी जिनपिंग चाहते हैं कि भाई किसी तरीके से अगर बाहर कोई एग्रेशन दिखाया जाए तो उससे उन्हें फ़ायदा होता है, क्योंकि 20 कांग्रेस पार्टी का जो अधिवेशन हुआ था उसमें भी उनको जब थर्ड टर्म मिली थी तो उनको इस बात का फ़ायदा हुआ था, क्योंकि उन्होंने जो भी स्टोरी बनाई होगी गलवान के बारे में और ताइवान में जो उन्होंने फायरिंग वगैरह की थी, तो उससे उन्हें लगता है कि उन्हें फ़ायदा हुआ, और इसीलिए वो एग्रेशन दिखाना चाहते हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि भारत अभी ऊपर उभर के आ रहा है, इकोनॉमी हमारी सबसे तेज़ चल रही है आगे,
तो उन्हें वो भी बहुत खास पसंद नहीं आ रही है बात, क्योंकि वो अगर ऐसा करते हैं तो सर्दियों में अगर इस किस्म का पेट्रोल क्लैशेस होते हैं तो हो सकता है कि डिप्लॉयमेंट सर्दियों में बढ़ जाए, और डिप्लॉयमेंट अगर बढ़ती है तो कीमत भी बढ़ती है, और उसी कीमत से फिर भारत को उसका खर्चा भी उठाना पड़ेगा। तो ये एक और कारण है जो वो चाहते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि पहले उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा था, हमारा इतना अच्छा नहीं था। अब हम लोग भी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बना रहे हैं, तो क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बन रहा है तो ये चीज़ भी उसको कोई खास पसंद नहीं आ रही है, तो उसमें भी अगर बाधा पैदा की जाए तो ज़्यादा उनको से सूट करता है। और इसी तरीके से जो अभी एक्सरसाइज हुई थी अमेरिका के ट्रुप्स के साथ में हाई ऑल्टीट्यूड में, वो भी उनको कोई खास पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि तालमेल कुछ इस किस्म का बैठ रहा है, तो उसको अगर उसमें भी उन्होंने कहा था और ऑब्जेक्शन रेज किया था। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए चीन के कई कारण हैं कि किसी तरीके से LAC में जो शांति है उसको भंग किया जाए, और ये एक कोशिश है उसकी, जिसका बहादुरी से हमारे जवानों ने जवाब दिया है, और जितनी बार भी वो ऐसे कोशिश करेंगे उसको जवाब उसी मुताबिक मिलेगा। है हमारे पास एक मैकेनिज्म है, सब तय हो चुका है, बार बार फ्लैग मीटिंग होती है, हायर ऑफिशियल की मीटिंग होती है, डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं कि ये काम ना हो, उसके बाद भी चाइनीज़ इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। और ये क्लैश अबकी का जो है गालवन वैली में हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में अभी हमारा बॉर्डर जो है वो काफ़ी डिमार्केटेड, जिसे कहना चाहिए कि ठीक तरीके से नहीं हो पाया है। तो हो सकता है कि गलती से आ गए हों, इसलिए कि तुरंत ही फ्लैग मीटिंग हुई और वो लोग वापस चले गए। लेकिन ये इस तरह की घटना होना सिर्फ ये शो करता है कि चाइनीज़ सोल्जर्स जो हैं ये बहुत ट्रेंड नहीं नज़र आते और बहुत डिसिप्लिन भी नहीं नज़र आते। उसका कारण ये है कि एकदम से आके आप मारपीट कर रहे हैं, लोगों को हटा रहे हैं। हमारे कई सोल्जर्स ज़ख्मी हुए, ज़्यादा तो नहीं हुए, और चाइनीज़ भी बहुत से ज़ख्मी हुए। ये सभ्य आर्मी का ये तरीका नहीं होता, और जिस तरीके से हुआ इसको बहुत कंडेम करना चाहिए। और ये है कि मुझे पूरा यकीन है कि फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर हमारे बहुत सुलझे हुए हैं, और वो कह भी चुके हैं कि हम 1 इंच ज़मीन भी नहीं चाइना को या पाकिस्तान या किसी भी देश को नहीं लेने देंगे। प्राइम मिनिस्टर का भी ये इसी तरह का स्टेटमेंट पहले ही आ चुका है। तो अब दूसरी बात ये कि हमारी सेना कितनी प्रिपेयर थी, आप ये देखिए, ये बड़ी अच्छी बात है कि फ़ौरन ही वहाँ पे पहुँची और इनको पीछे ढकेल दिया। और दूसरी बात ये भी है कि हमने देखा है कि जब भी चाइना के अंदर इंटरनल प्रॉब्लम होता है, जैसा आजकल हो रहा है, रोज़ डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हर तरफ, तो वो बॉर्डर पे टेंशन क्रिएट कर देते हैं। और पाकिस्तान भी यही हरकत करता है। पाकिस्तान कभी कभी ऐसा भी लगता है कि जैसे कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो। अभी कुछ ही समय पहले पाकिस्तान ने राजस्थान बॉर्डर पे मिलिटेंट एक्टिविटी की, भी तरन तारण पे भी एक रॉकेट लॉन्चर से अटैक हुआ वहाँ के पुलिस स्टेशन पे। अब ये इनके यहाँ हो रहा है। इससे पहले भी हमने देखा था जब ईस्ट लद्दाख में हो रहा था, तब भी यहाँ पे ये कर रहे थे वो। तो ये लगता है ऐसा है कि चाइना नहीं चाहता कि भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो उसको रोकने की भी ये कोशिश करते हैं, ताकि भारत इंटरनली इंगेज हो जाए और इंटरनेशनल अफेयर्स में जो भारत एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है वो न कर पाए। सर, अभी आपने कहा कि वो ट्रेंड कम दिखते हैं, डिसिप्लिन कम होना इंडिया के लिए कितना नुकसानदायक होगा या क्या होगा? नहीं, ये बड़ा नुकसानदायक है। ये सब ये बात करनी पड़ेगी, उनसे कहना पड़ेगा कि आप कैसे आके लड़ने लगते हैं। अगर कोई भी सोल्जर हमारा, अभी पाकिस्तान का एक कोई आदमी इंटर आ गया था, इंडियन सोल्जर ने पकड़ा, उसका इंटरव्यू किया, उसको वापस कर दिया। ये लड़ाई का विषय नहीं है भाई, ये बॉर्डर है। और फिर हम मतलब कुछ एक वो बनाएं, बैठ के तय करें, सॉर्ट इट आउट कि क्या चाहिए उनको, कहाँ पे होगा बॉर्डर। हमने तो डिसाइड कर लिया है, हमारा है, उस पर एक तरह का एग्रीमेंट है। अगर उनको कोई डिस्प्यूट है तो बात करें। ये कैसे कि आप एकदम से वहाँ पे पेट्रोलिंग करते हुए अंदर आ गए या चले गए। वी आर नॉट एट वॉर, वी डोंट वांट, हमारी पॉलिसी नहीं है जंग की। हम अमन शांति चाहते हैं और बातचीत के माध्यम से मसलों को हल करना चाहते हैं। अच्छा, ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी हैं जेम्स क्लेवर्ली, उनकी है, और ये भी कहा है कि यूके चाहता है कि भारत
जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उसका परमानेंट मेंबर बने? मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है और प्रधानमंत्री की छवि इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में बहुत बड़ी है। G20 में जो भारत का रोल उन्हीं ने वहाँ पे किया, खास तौर से रेजोल्यूशंस लाने में, पास कराने में, उससे सभी खुश थे। यानी जितने भी सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स वहाँ पे मौजूद थे या उसके अलावा G20 के दूसरे मेंबर्स ने भी सराहना की। तो भारत का एक बड़ा रोल है जिसको सभी अब रिकॉग्नाइज करने लगे हैं। ये अच्छी बात है कि बरतानिया ने भी अब इस बात को मान लिया है कि भारत को परमानेंट मेंबर बनना चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल का। मैं समझता हूँ कि रिफॉर्म्स जितनी जल्दी हों उतना बेहतर होगा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए। बात ये बहुत समय से चल रही है, अब समय आ गया है, वक्त इस बात का है कि इसके ऊपर अमल किया जाए। सिक्योरिटी काउंसिल में चेंजेस जो आने हैं उनको लाना चाहिए। इंडिया और दूसरे जो प्रत्याशी हैं जो चाहते हैं मेंबर बनना, जिनका जो डेवलप्ड इकनॉमी जिनकी बहुत हो गई है, जो एक बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, इंडिया है, ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है, इस तरह जर्मनी है, जापान है, जिनको मेंबरशिप के लिए तो बात बहुत समय से हो रही है। अब इस पर एक्शन की ज़रूरत है। जितनी जल्दी एक्शन होगा उतना बेहतर होगा। इस समय इंटरनेशनल हालात बहुत ख़राब हैं और मैं समझता हूँ कि ये उनका स्टेटमेंट जो है इसको हमें स्वागत करना चाहिए। सर, इंडिया को यूएनएससी में चाहना, जो यूके की चाहत है, ये कितनी मदद काउंसिल में ले जाती है? देखिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है और एक बड़ा रोल होता है, वीटो पावर है उसके पास, वो वीटो भी कर सकता है उसका आना। देखिए, ब्रिटेन अगर कोई बात करता है तो इसका मतलब ये है कि कुछ समय के बाद अमेरिका भी करेगा। अगर ब्रिटेन ने कहा है तो कुछ समय के बाद अमेरिका भी इस बात को, इसलिए ये ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये एक ही कोऑर्डिनेटेड, ये सब बहुत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनकी इकनॉमी भी, इनके वो भी, ये सारे देश जो हैं, और इनका लीडर अमेरिका होता है, लेकिन इनिशिएटिव सबसे पहले ब्रिटेन ही लेता है इन चीज़ों का। रशिया और दूसरे मुल्क, फ्रांस वगैरह पहले कह चुके हैं भारत की मेंबर के लिए, उन्हें कोई आपत्ति नहीं। चाइना एक बचता है, अगर मैं समझता हूँ बाकी सब देश राज़ी हो जाएंगे तो चाइना उसको नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले तो इन प्रिंसिपल उनको ये डिबेट शुरू करनी चाहिए, तय करना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके उसका विस्तार हो, ताकि एक प्रोएक्टिव काम, एक बड़ा काम जो रुके हुए काम हैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, जो इस समय समस्याएं हैं, उनको हल करने में भारत और दूसरे देश मिलकर मैं समझता हूँ कि काफ़ी मदद होगी। सिक्योरिटी काउंसिल एक मीनिंगफुल बॉडी बन जाएगी। ये वो बॉडी है जो 45 में बनी थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तब भारत आज़ाद भी नहीं था। और अब यह है कि ये देश जो हैं जिनके हम लोग नाम ले रहे हैं, ये काफ़ी विकसित हो चुके हैं और इनका एक बड़ा रोल है। भारत का तो बहुत ही बड़ा रोल है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में भी, यानी डेवलपिंग नेशन में भी, और उसके रोल को जो डेवलप्ड नेशन है, इंडस्ट्रियलाइज नेशन जिसे कहते हैं, वो भी भारत को बहुत मानते हैं। तो मैं समझता हूँ कि समय आ गया है, इस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। इस मसले को जल्दी हो और इसका रिफॉर्म सिक्योरिटी काउंसिल का ही नहीं बल्कि यूनाइटेड नेशंस के जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सब में रिफॉर्म की ज़रूरत है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो या IMF हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या दूसरे इंस्टीट्यूशन, उसमें सब में भागीदारी इन देशों की और दूसरे देशों की भी होनी चाहिए। धन्यवाद। Half back. It has happened very fast. So I don't say it's the first time. It has happened. It is a serial behavior. So they are going to do that, and that's what they're going to do. That push and shove, and they are going to do. In fact, we should have been ready with that. We should have been ready, and we must claim 3 to 4 times more Chinese killed. We must do that, aim at that. Why aren't we not aiming it? Let us see what the figures come. So this is, I personally feel speaking, we should have been, followed the same rule what Chinese are doing it. We should have done it. But question is, we should be more aggressive. We should, and in August 29, 30, in the 2021, when we took the heights in 7 heights and Kailash heights, we should repeat the same performance and not return this time what Chinese have done. This is what the behavior is expected of us. Sir, what is your comment now clarify from the government of India regarding this most concerned and most sensitive issue?
See, opposition is more keen on embarrassing the government rather than even asking about who are the injured and what happens to it. Opposition is playing their game as far as their definition of democracy is concerned. Let us not comment on that. They will continue doing it, whether you do this or that. So, what is the use of commenting? Because nobody can correct them. So, they'll do it. You do whatever you want to do, they'll oppose you. So, for the sake of the country, we have to do some steps which we have to take. Centralize intelligence and command and control of intelligence, all intelligence forces. Preempt is what the word is. We be more aggressive in various other sectors, aggressive intelligence, use of drones more now, getting their information, satellite communication, and more posts must be supplied with our heavy transport equipment. In fact, we must go and take over more land wherever we can in Chinese territory. That should be our aim. सर, इंडो चाइना खबरें आई हैं, उस पर क्या कुछ आपकी टिप्पणी है? देखिए, मेरी टिप्पणी है वही है जो मैंने पहले भी दी हुई है कि इंडिया चाइना की जो क्लैश हो रहे हैं, चाइनीज करते जा रहे हैं दशकों से, और पिछला गलवान में हुआ, उससे पहले जो और जगह कई जगह हुआ, जिसकी चित्र और फोटोज और वीडियोज आपके पास हैं। चाइनीज ये करते हैं। 67 का मैं इंसिडेंट सुनाता हूं। जनरल सगत सिंह राठौर के साथ यही हुआ। 67 में धक्का मुक्की हुई, जिसमें चाइनीज कमिश्नर गिर गया, उसको चोट आई और उन्होंने बंकर में जाकर फायर खोल दिया, हमारे 50 सोल्जर्स और मेजर साहब को मार दिया। जनरल सगत सिंह राठौर ने इंडियन गवर्नमेंट के हुक्म के बावजूद पूरा एक आर्टिलरी फायर खोल दिया, 500 चाइनीज मार दिए और चाइनीज अपने आप